हाय, वेलकम बैक। विश्वनाथ गौड़, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर, आपके लिए लेके आया हूं फिनो कोड यूट्यूब चैनल पर अपना जीएसटी की प्रॉब्लम्स रिलेटेड आज का अपना एक वीडियो। जी हाँ, वैसे तो मेरे चैनल पर आप देखेंगे तो 2017 से ही मैंने जीएसटी पे काफी सारे वीडियो बनाए हैं, जब जीएसटी आया ही था। लेकिन अब मैंने दोबारा से इसको रीबैक किया है। मैं दोबारा से जीएसटी के कुछ कंसेप्ट लेके आया हूं और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों को आती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन या तो उन्हें मिलते नहीं है या कैंसिल हो जाती है उनकी एप्लीकेशन। तो इससे रिलेटेड क्या क्या परेशानियां आती है, किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है, मेरे यही वीडियो होंगे आज के इस नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ मेरे को यदि कोई भी छोटा व्यापारी दुकानदार यदि अपनी जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पूछना चाहता है तो वो मेरे यूट्यूब के चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी परेशानी लिख सकता है। और यदि वो मुझसे किसी तरह की जीएसटी से रिलेटेड हेल्प चाहता है तो वो मेरे को gst.gov.in यानी कि गवर्नमेंट की जीएसटी की वेबसाइट के पोर्टल पे जाके जीएसटी प्रैक्टिशनर रिसर्चर में मेरा नाम डाल के या डिस्क्रिप्शन में दिए गई मेरी जीएसटीपी आईडी, जो गवर्नमेंट जीएसटीपी आईडी है, उसको डालकर वो मेरे बारे में अधिक जानकारी वहां से ले सकता है और जीएसटी रिलेटेड मुझसे संपर्क कर सकता है। तो चलिए हम आज अपना अगला वीडियो जो जीएसटी पे लेके आए हैं वो है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आने वाली कौन कौन सी दिक्कतें हैं और उनका समाधान। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। पहले हम उनको जानेंगे और मैं साथ के साथ उसका समाधान भी आपको बताऊंगा, किस तरीके से आप प्रॉब्लम दूर करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सही टाइम पे सही रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं, आज का मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हम आपको यहाँ पे प्रॉब्लम भी बताएंगे और इसका सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय प्रॉब्लम आती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स की। जी हाँ, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं वो एक्चुअली जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उनको पूरी तरह से पता नहीं होता कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं, या तो उनके डॉक्यूमेंट गलत होते हैं या वो अनकम्प्लीटेड होते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन होता है वो डॉक्यूमेंट्स का होता है, यानी कि रीजन नंबर, हम आज रीजन की बात करेंगे और सॉल्यूशन भी देंगे। फर्स्ट रीजन होता है रॉन्ग डॉक्यूमेंट। रॉन्ग या अनकंप्लीटेड, अनकंप्लीट डॉक्यूमेंट। सबसे पहला ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो बिजनेस व्यापारी है जो अपना डॉक्यूमेंट देता है वो या तो गलत होता है या अधूरा होता है। तो कैसे वो उसको सही कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम इसके साथ इस रीजन का सॉल्यूशन भी देते हैं। एक जिम्मेदार जीएसटी प्रैक्टिशनर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि आपको अपने वीडियो के माध्यम से सही जानकारी दूं, जिससे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद भी यदि कोई परेशानी आती है तो आप जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन है, पहला आधार कार्ड। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं ये डॉक्यूमेंट पहले बता रहा हूं। सेकंड, पैन कार्ड। थर्ड, बैंक पासबुक। बैंक पासबुक। फोर्थ, मोबाइल नंबर। मोबाइल। फिफ्थ, रेंट एग्रीमेंट। प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल। प्लस ओनर आधार। प्लस एनओसी। यानी कि यहां पे
रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओनर का आधार प्लस एनओसी, और इसके साथ रेंट रिसीट, रेंट रिसीट। 6 पॉइंट, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। नंबर 7, यहां पे इन सबके अलावा एड्रेस प्रूफ में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, तो उसको मैं अगर इस पॉइंट में ही एडजस्ट कर दूं, तो देखिए समझाने का मेरा जो एक तरीका है जिससे आपको जल्दी आसानी समझ में आ जाए, वो ये है कि पहला जो आधार कार्ड आप लेते हैं, जो भी आधार कार्ड आप देने जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो उस बिजनेस ओनर के नाम पे नहीं होना चाहिए जो अप्लाई कर रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, आधार कार्ड उसी का होगा, और ये आधार कार्ड इस पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। यानी कि ये दोनों लिंक होने चाहिए। आधार का पैन से लिंक होना चाहिए, और पैन कार्ड का और आधार कार्ड का, इन तीनों का लिंक बैंक से होना चाहिए। ये लिंक किस चीज का फ्रेंड? आधार पैन से लिंक होना चाहिए, यानी कि जो आधार कार्ड में डिटेल दी गई है, सेम नाम, और पैन कार्ड सेम डिटेल होनी चाहिए, दोनों में नाम का मिसमैच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सरनेम पैन कार्ड में कुछ और होता है, आधार कार्ड में कुछ और होता है, और ये मिसमैचिंग के कारण, आधार पैन से लिंक नहीं होने के कारण भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट में कमी रहते, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, आधार का पैन से लिंक होना चाहिए, और पैन जो बैंक में आपने नाम दिया हुआ है, यानी कि बैंक का जो नेम आपने पासबुक में अपना नाम रखा है, अकाउंट का नेम, वो इस पैन कार्ड पे मेंशन होना चाहिए, सेम नेम। यानी कि नेम में मिसमैच नहीं होना चाहिए, पैन और बैंक के नेम में भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं डीपली समझाना चाह रहा हूँ, वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको और कोई परेशानी शायद ना हो। फोर्थ, मोबाइल नंबर। फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना चाहिए, ऐसा मोबाइल नंबर जो लिंक हो इस बैंक के साथ। ये बैंक के साथ आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, लेकिन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। जी हाँ, रजिस्टर्ड। ये कहाँ रजिस्टर्ड? बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड चाहिए। ऐसे बैंक की पासबुक रखनी चाहिए जिसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ऐसे मोबाइल नंबर को आपको देना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट, फिफ्थ है रेंट एग्रीमेंट। यानी कि अगर आप दुकान या कोई बिजनेस या ऑफिस रेंट पर ले रहे हैं, तो फिर आपको वहां लगाना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, प्लस जिसके रेंट पर रह रहे हैं उस ओनर का आधार कार्ड, वो भी चाहिए होगा, प्लस एनओसी। ये एनओसी मैं हेडलाइंस कर दूं फ्रेंड्स, ज्यादातर हमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का कारण ये भी होता है, नो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि ये ज्यादातर मालिक नहीं देते हैं। जो लोग रेंट पे ऑफिस या शॉप लेते हैं, उनको परेशानी एनओसी की ज्यादा आती है, क्योंकि सामने वाला जो ओनर होता है वो अपनी एनओसी नहीं देता है। तो कोशिश करें उससे एनओसी जरूर लें, क्योंकि एनओसी के कारण आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कैंसिल हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग की जा सकती है। प्लस रेंट रिसीट, जो आप रेंट दे रहे हैं उसकी रिसीप्ट भी आपके पास होनी चाहिए, उसे लगाते हैं तो फिर आपके चांसेस है 90% आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की अप्रूवल मिल जाएगी। फिर आता है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ये भी रजिस्टर्ड होना चाहिए कि ये ईमेल आईडी वो होनी चाहिए जिसे आप अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि आपको बिजनेस के जितने भी सर्कुलर हैं जीएसटी से मिलते रहे, और आपकी बात जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाती रहे, और वहां से जो रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए वो आते रहे। उससे आपका मेल इसी तरह का वो मेल आईडी आपको मेंशन करना है। ये जो 6 पॉइंट है, कहने में फ्रेंड ये 6 पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट से हर कोई मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन इन 6 पॉइंट में ही छिपा है आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का असल रीजन। मैं आपको ये रीजन तो समझा रहा हूं, इसको जानते सभी हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन वो गलती कहां करते हैं, इसकी मिस्टेक्स मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले आधार और पैन कार्ड। वो आधार कार्ड जो देते हैं और जो वो पैन कार्ड देते हैं, उन दोनों के नाम में, स्पेलिंग में या सरनेम में मिसमैच रह जाता है। आप मेरी बात फिर से समझिएगा, यानी कि आधार कार्ड में जो नाम है उसकी या तो स्पेलिंग या सरनेम पैन कार्ड के स्पेलिंग या सरनेम से मैच नहीं करती, तो वो मैच होनी चाहिए।
सबसे पहले। उसके अलावा दूसरा, वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, लिंक होनी चाहिए। आधार पैन से आपका लिंक होना चाहिए, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। थर्ड, बैंक पासबुक, जो आप बैंक की पासबुक दे रहे हैं उस बैंक की पासबुक में नाम वही होना चाहिए जो आपके पैन कार्ड में है, यानी कि पैन कार्ड से बैंक का नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात समझा रहा हूं इस वीडियो में, बहुत डीपली और रुक के समझा रहा हूं कि हर छोटे व्यापारी को बात दिमाग में पड़ जाए, यानी कि इनके नाम में भी मिसमैच नहीं होना चाहिए और ये लिंक होने चाहिए आपस में। सेकंड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड का मेरा मतलब है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके जो बैंक है, जो भी आपने अपना करंट अकाउंट खोला है या जो भी आपका सेविंग अकाउंट है, कोशिश करें करंट अकाउंट खोले तो ज्यादा बेटर होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत बनती है। बहुत से लोग सेविंग अकाउंट पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोशिश करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि इसके कारण उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अप्रूवल एक तो जल्दी नहीं मिलती, और मिल जाए तो वो आगे उनके लिए सरदर्दी बच जाता है इनकम टैक्स में। तो यहाँ पे कोशिश करें कि वो अपने मोबाइल नंबर को अपने करंट अकाउंट, यानी कि जो बैंक में खोला है करंट अकाउंट ही खोले। अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो उस बैंक का जो नाम है और जो मोबाइल नंबर है, नाम के साथ साथ ये बैंक में ये मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आपको देना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट लगा देता है व्यापारी, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देता है, ऑनर का आधार कार्ड भी लगा देता है, लेकिन एनओसी नहीं देते ओनर से ज्यादातर। तो कोशिश करें ऑनर से एनओसी लेने की। रेंट रिसीप्ट भी जरूरी है, लेकिन इन सब में एक सबसे बड़ी बात कि जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं तो कोशिश करें उनके रेंट एग्रीमेंट में या ऑनर की जो रजिस्ट्री कई बार हमें देनी पड़ती है, यानी कि ऑनर यदि खुद अपने बिहाफ पे ले रहा है अपने, यानी कि अपने रेजिडेंस के केस में अगर मैं बताऊं कि अगर वो अपने रेजिडेंशियल पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की कॉपी भी लगानी होती है, और उसके अंदर का और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर का जो एड्रेस है वो मिसमैच होने के कारण ही यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाती है। तो मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ जो लोग अपने, यानी कि अपने एरिया में अपना ऑफिस डाल रहे हैं, अपने मकान में अपने लैंड पर वो अपना ऑफिस खोल रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरा आज का ये वीडियो है, वो ध्यान रखें कि जो वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं उनका जो प्रॉपर्टी में जो नाम है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल से मैच करना चाहिए। जी हाँ, और ये रेंट वालों के लिए केस है, लेकिन रेंट वालों को एनओसी देना बहुत अनिवार्य है। लैंडलॉर्ड से एनओसी लेना ही है, वो ज्यादा अच्छा होगा। आपका 90% उम्मीद है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो जाएगा। अब इसमें एक जो सातवां पॉइंट था, पासपोर्ट फोटो। यहाँ पे पासपोर्ट फोटो की भी जरूरत होती है आपकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ये कुछ 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको लगाना चाहिए एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट 90%, क्या मैं तो कहूंगा 100% फिर उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर फिर भी 1% कहीं चूक हुई है तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैचिंग नहीं है। चलिए हम जानते हैं अब सेकंड रीजन क्या है। पहला मैंने बताया रॉन्ग अनकंप्लीट, ये रॉन्ग या अनकंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, और ये सारे डॉक्यूमेंट हैं या तो वो रॉन्ग होते हैं या अनकंप्लीटेड होते हैं, जिसके कारण जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। अब हम सेकंड पॉइंट जानेंगे कि यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, जी हाँ, एड्रेस प्रूफ कैसे कैंसिल होता है और उसको क्या समाधान है एड्रेस प्रूफ सही करने के लिए। चलिए जानते हैं सेकंड पॉइंट, एड्रेस प्रूफ, यानी कि प्रॉब्लम विथ एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ बहुत हद तक रीजन होता है एड्रेस प्रूफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का। क्या क्या उसमें गड़बड़ हो सकती है जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रीजन, क्या कारण होता है एड्रेस प्रूफ। तो मैंने जैसा बताया आपको, एड्रेस प्रूफ कैंसिल होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है इन केस ऑफ रेंट शॉप एंड रेंट हाउस के केस में, यानी कि इन केस ऑफ रेंट शॉप या हाउस के केस में क्या रीजन होता है, एनओसी।
एनओसी, मैंने बताया एनओसी को मैंने पहले भी हाईलाइट किया है, यानी कि अगर आप रेंट और हाउस, यानी कि रेंट पे अगर आप शॉप ले रहे हैं या रेंट पे आप घर ले रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर उस केस में मालिक से आपको एनओसी नहीं मिलती है, और जब आप ये लगाते नहीं है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है कैंसिल। तो आप ध्यान दीजिएगा कि रेंट शॉप, जब भी आप शॉप अपनी रेंट पे ले रहे हैं या आप घर ले रहे हैं रेंट पे जहां पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो उन केस में उस मालिक से आप ओनर से एनओसी के लिए रिक्वेस्ट जरूर करें। एनओसी लगाएंगे तो उम्मीद है कि आपको 100% जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। अब इसके लिए आपको सेकंड पॉइंट जिसका है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने बताया कि एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगाएं, सॉल्यूशन इसका ये है कि आप सबसे पहले लगाएं रेंट एग्रीमेंट। जी हाँ, नंबर 1 रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट प्लस, जैसा मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस ओनर आधार कार्ड, ओनर्स आधार, यानी कि मालिक का आधार कार्ड। जी हाँ, ओनर्स आधार कार्ड प्लस एनओसी। अब ये एनओसी का जिक्र मैंने फिर किया है, यानी कि एनओसी चाहिए ही चाहिए, कोशिश करें एनओसी जरूर दे। एंड प्लस रेंट रिसीप्ट, ये सारे वही डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने अभी आपको अपने पहले पॉइंट में बताए थे। ये सारे पॉइंट होने ही चाहिए, यानी कि ये पॉइंट अगर है तो फिर सक्सेस ज्यादा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने की, कोई परेशानी नहीं आने की। सेकंड, अब इन केस ऑफ रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले अगर रेंट, यानी कि इन केस इफ रेंट एग्रीमेंट नॉट प्रेजेंट, अगर रेंट एग्रीमेंट आपके पास नहीं है उपस्थित आपके पास, तो आप क्या करें, उस समय आप डॉक्यूमेंट लगाएं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन। जी हाँ, सेल्फ डिक्लेरेशन प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ ओनर का यहाँ पे आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, यानी कि ओनर आधार, ओनर आधार, इस तरह से अगर आप ये एड्रेस प्रूफ देते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं आने के 98% यानी 99% चांस है कि दिक्कत नहीं आएगी। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे बड़ी गलती एड्रेस प्रूफ में यही आती है कि एनओसी नहीं लगाने के कारण जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो एड्रेस प्रूफ में इस बात का विशेष ध्यान रखें, और एड्रेस प्रूफ में बिजनेस प्लेस केवल वही दें जहां पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप जिस प्लेस का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जिस प्लेस पे, उस प्लेस पे आप बिजनेस करने के मूड में नहीं है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन घर के नाम पे लेना चाह रहे हो, बिजनेस कहीं और से कर रहे हैं, उस केस में भी मिसमैच होने पर वहां पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रोका जा सकता है। जी हाँ, अब हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि बैंक डिटेल का रिजेक्ट होना। तो चलिए हम जानते हैं बैंक डिटेल का रिजेक्ट होना। तीसरा पॉइंट है मेरा इसी से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट जानते हैं रिजेक्टेड बैंक डिटेल, यानी कि बैंक डिटेल रिजेक्ट होने की क्या रीजन है, उसको सॉल्यूशंस। रिजेक्ट बैंक डिटेल, बहुत बड़ा रीजन होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का, बैंक डिटेल रिजेक्ट होना। और बैंक डिटेल रिजेक्ट किस कारण से होता है जानते हैं।
सबसे पहला है, इसका जो मेन रीजन है वो है नेम मिसमैच। जी हाँ, नेम मिसमैच। नाम का मिसमैच होना किसके साथ? जी हाँ, पैन कार्ड का बैंक के नेम के साथ मिसमैच होना, यानी नेम मिसमैच पैन विथ बैंक। पैन कार्ड में जो नेम है विथ सरनेम विथ स्पेलिंग, बैंक के जो अकाउंट में जो आपने नेम दिया है उसके नेम और सरनेम दोनों के स्पेलिंग में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों मैच होनी चाहिए। तो नेम मिसमैच एक बहुत बड़ा कारण बनता है, आपकी बैंक डिटेल रिजेक्ट हो जाती है, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट, रॉन्ग आईएफएससी कोड। जो बैंक की डिटेल आपने डाली है उसका आपने या तो आईएफएससी कोड गलत मेंशन कर दिया है, जिसके कारण वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। थर्ड, एक इंपॉर्टेंट बात, ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रॉन्ग आईएफएससी कोड के अलावा जो ज्यादातर गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ओल्ड अकाउंट, यानी कि ओल्ड अकाउंट, वो जो उसमें अपनी बैंक की जो डिटेल डालते हैं ओल्ड बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देते हैं, उस कारण से इनको आती है दिक्कत। तो आप इसके लिए जो आपका सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से आप इन झंझटों की जितनी भी गलतियां हुई हैं जिसके कारण रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो गया है या रुक गया है, नहीं मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं आप ऐसा। सबसे पहले ओपन करंट अकाउंट, आप करंट अकाउंट खोलें और इसकी डिटेल मेंशन करें। जी हाँ। सेकंड, कैंसिल चेक, यानी बैंक का जो कैंसिल चेक है उसे अपलोड करें, अपलोड कैंसिल चेक। ठीक है, मेरे को उम्मीद है आपको 2 पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। करंट अकाउंट ओपन करें, करंट अकाउंट की डिटेल डालें उसके अंदर, और कैंसिल चेक जरूर मेंशन करें। जी हाँ। तीसरा, जैसा मैंने ऊपर बताया कि बैंक का नेम और आईएफएससी कोड सही मेंशन करें, करेक्ट आईएफएससी कोड एंड नेम। अगर आप ये 3 चीजों पर ध्यान देते हैं तो उम्मीद है कि आपकी बैंक डिटेल रिजेक्ट नहीं होगी और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे मैं अपना फोर्थ पॉइंट भी आपको समझाना चाहूंगा। अब इसमें फोर्थ पॉइंट दिक्कत क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस, यानी प्रॉब्लम होती है बिजनेस टाइप की। किस तरह का बिजनेस में आपने कौन सा ऑप्शन विकल्प चुना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, वो सबसे बड़ा कारण भी बनता है कई बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का, जिसके कारण बिजनेस में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ज्यादातर कैंसिल हो जाता है। और वो पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस टाइप, यानी कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बिजनेस टाइप। बिजनेस के टाइप का सिलेक्शन रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण ज्यादातर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लोगों का कैंसिल हो जाता है जब वो अप्लाई करते हैं। किस तरह के बिजनेस के लिए कौन से तरह के बिजनेस टाइप का सिलेक्शन होना चाहिए, हम अब आपको उसका रीजन बता दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन अब बता रहे हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले यहां पे मैं लिख देता हूं बिजनेस, और यहां पे मैं कॉलम बना देता हूं टाइप ऑफ बिजनेस। सबसे पहले अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं शॉप के लिए, यानी मेरे को शॉप का मेरे को काम करना है, दुकान खोल रहा हूं, दुकान के लिए मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो सबसे पहले हम शॉप की बात यदि करें तो शॉप के लिए टाइप ऑफ बिजनेस में प्रोप्राइटरशिप रहेगी, प्रोप्राइटरशिप।
यानी कि इस कैटेगरी को आपको टाइप ऑफ बिजनेस अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय सिलेक्ट करना है। शॉप के बाद यदि आप दो पार्टनर्स हैं बिजनेस में, यानी कि टू पार्टनर्स के केस में, तो जो टाइप्स ऑफ बिजनेस रहेगा वो रहेगा तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म। जी हां, पार्टनरशिप फर्म, तो इस तरह का बिजनेस सिलेक्ट करना है। सेकंड, यदि कंपनी है, जी हां, यदि कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं तो कंपनी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पे प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी कैटेगरी को, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को अगर आप इसमें कर रहे हैं, कंपनी खोलने जा रहे हैं, उसके लिए आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी को सिलेक्ट करें। ठीक, स्टार्टअप के लिए, यानी कि आप अगर स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो फिर उसके लिए आप प्रोप्राइटरशिप को अगर सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस केस में आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे प्रोप्राइटरशिप की। तो अगर इस तरह की आप बिजनेस टाइप सिलेक्ट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, तो फिर कैंसिल होने की संभावना जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कम से कम है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट का है, फिजिकल वेरिफिकेशन बाय जीएसटी ऑफिसर्स। फिजिकल वेरिफिकेशन बाय जीएसटी ऑफिसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे ऊपर के 3 पॉइंट जब कंप्लीट हो जाते हैं, चौथा जो फिजिकल वेरिफिकेशन पॉइंट आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पे आके ज्यादातर लोगों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल या होल्डिंग पे चले जाती हैं। क्यों? इसके रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है, नंबर 1, क्लोज शॉप। क्लोज शॉप यानी कि जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन से जीएसटी ऑफिसर जाते हैं उस बिजनेस प्लेस पे जो उसने मेंशन किया है अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, तो वो शॉप उनको क्लोज मिलती है। ये बहुत बड़ा रीजन होता है, ज्यादातर केसों में होता है। सेकंड, साइन बोर्ड, वहां पे साइन बोर्ड नहीं लगा होता। जी हाँ, साइन बोर्ड नॉट प्रेजेंट, यानी कि वहां पे किसी भी तरह का कोई बिजनेस बोर्ड नहीं होता, ना उस पे जीएसटी जिसके नाम से अप्लाई किया उसका कोई नाम होता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है जिसके कारण जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। थर्ड, नॉट फाउंड एनी पर्सन एट बिजनेस प्लेस in business time, in business time, यानी कि कहने का मतलब है कि ये तीसरा एक कारण होता है कि जब जीएसटी ऑफिसर वहां पे वेरिफिकेशन के जाते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाते हैं उस बिजनेस प्लेस पे जो आपने मेंशन किया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, तो फिर आप देख लेंगे कि उस बिजनेस प्लेस पे कई बार उस बिजनेस टाइमिंग में कोई भी पर्सन उनको वहां पे नहीं मिलता है। तो अब ये 3 रीजन जो बनते हैं जिसके कारण फिजिकल वेरिफिकेशन जब जीएसटी ऑफिसर के द्वारा होता है तो आप लोग उसको हल्के में लेते हैं तीनों को, या तो बिजनेस क्लोज रखते हैं, या साइन बोर्ड नहीं मिलता हो, या उसमें कोई नाम मेंशन नहीं होता है, कोई व्यक्ति वहां पे आप नहीं बिठाते हैं बिजनेस टाइमिंग में उस प्लेस पे, जिसके कारण ऑफिसर्स को तीनों जगह दिक्कत आने के कारण वो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को होल्ड पे डाल देता है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो लोगों ने कंप्लेंट करी जीएसटी डिपार्टमेंट में जब जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए, कि जब जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए लोग आए तो उन लोगों का जो जीएसटी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन लोगों का कहना था कि ये लोग आए नहीं हमारे यहाँ, इन्होंने वहां रिपोर्टिंग कर दी कि हमें यह ऑफिस बंद मिला, या हमें बोर्ड नहीं मिला, या वहां पे कोई बंदा प्रेजेंट नहीं था।
तो इसमें थोड़ा मिसमैचिंग भी कई बार रही है, लेकिन बहुत रेयर केसों में होती है। ज्यादातर ये क्लाइंट की तरफ से गलती होती है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। एक्चुअली वो अपने ईमेल को चेक नहीं करते जहां पे जीएसटी की तरफ से उनको नोटिफिकेशन दिया जाता है, क्योंकि जब वो इसकी वेरीफाई करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को, तो उससे रिगार्डिंग उनका कोई भी क्वेश्चन होता है जिससे वो सेटिस्फाई नहीं होते जीएसटी ऑफिसर, वो आपको बकायदा मेल करते हैं आपके ईमेल आईडी पे, या वो आपको बकायदा इसके साथ मैसेज भी देते हैं, टेक्स्ट मैसेज। लेकिन आप लोग उस मैसेज को इग्नोर करते हो, या उनकी कॉल को अटेंड नहीं कर पाते, या ईमेल आईडी आप रेगुलर बेस पे देखते नहीं है, जिसके कारण वो दिए गए टाइमिंग में आप उनकी क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन आप करते हैं मेल में उसका आप जवाब नहीं दे पाते, और फिर वो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को होल्ड पे डाल देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, पहले तो आपको ये 3 काम करने हैं। दुकान को, शॉप को, जो भी आपने बिजनेस प्लेस उसमें मेंशन किया है वहां पे शॉप को आप बकायदा प्रॉपर ओपन कीजिए, साइन बोर्ड वहां पे लगाइए, उसमें प्रॉपर नाम मेंशन कीजिए, और वहां पे कोई ना कोई बंदा बिजनेस टाइमिंग पीरियड में आप वहां पे अपॉइंट कीजिए, जिससे कि जब भी वेरिफिकेशन हो तो उनको कोई ऐसा बहाना ना मिले कि जी वहां बंदा नहीं मिला। और उससे भी बड़ी चीज, आप दुकान की अंदर और बाहर की फोटो अपने मोबाइल में खींच के जरूर रखें और उसको भी अपलोड करें। इसके साथ जो है फिजिकल वेरिफिकेशन जब हो जाती है तो अब यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर फिजिकल वेरिफिकेशन में मान लीजिए कोई वो आपके क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने आपका होल्ड पे कर दिया या कोई जवाब नहीं आया, तो क्या करना चाहिए, कितने टाइम पीरियड का वेट करना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने से 15 या ज्यादा से ज्यादा 20 दिन तक आपको केवल वेट करना है। वैसे मिनिमम 15 डेज का कम से कम आपको वेट करना चाहिए जीएसटी एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद। और उस 15 दिन के बाद यदि कोई जवाब आप तक नहीं पहुंचता, कोई क्वेश्चन नहीं आता, उनका कोई मेल या कोई टेक्स्ट पे कोई उन्होंने कोई आपको मैसेज दे दिया या कोई कॉल नहीं आई, तो फिर आपको दोबारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। 15 दिन के बाद आप दोबारा से उसको अप्लाई कर सकते हो। और इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जीएसटी में अप्लाई करने के बाद आपको प्रॉपर अपने टेक्स्ट मैसेज, जो मोबाइल अपने रजिस्ट्रेशन नंबर वाला मोबाइल दिया है, उस पर आपको बकायदा 15 दिन तक मैसेज रीड करना है, ईमेल आईडी को प्रॉपर चेक करना है कि क्या कोई जीएसटी वालों ने आपसे कोई इंक्वायरी के रिगार्डिंग तो कोई मैसेज नहीं दिया, कोई मेल तो नहीं दिए कि वो आपकी डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन में कहीं कुछ उन्होंने त्रुटि पाई और आपसे पूछा गया है और उसका टाइम पीरियड दिया गया, तो उतने टाइम पीरियड में आपको वो उनकी इंक्वायरी को सेटिस्फाई भी करना होगा। तो ये गलतियां बहुत होती हैं क्लाइंट की तरफ से, वो मेल चेक नहीं करते हैं, वो अपने टेक्स्ट मैसेज चेक नहीं करते, कई बार वो उनसे आई हुई कॉल को अननोन कॉल मान के इग्नोर कर देते हैं, जो उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पेंडिंग या कैंसिलेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने जो कुछ पॉइंट बताए, मैंने एक ही वीडियो में कोशिश की कवर करने की कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी दिक्कत होती है, उनको कैसे आप दूर कर सकते हैं। अब आपको जीएसटी के रिगार्डिंग अगर और भी मेरे वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी जीएसटी की बहुत मोर इंफॉर्मेशन है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको जानकारियां मिल सकें। और इसके साथ एक आपको काम और करना है, आपको जीएसटी की वेबसाइट पर जाके अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा जीएसटीपी आईडी दिए गए डिस्क्रिप्शन में लेकर उस gst.gov.in पर जाकर आप जीएसटी आईपी सर्च करके उसके अंदर मेरा जीएसटी आईपी नंबर डालेंगे तो वहां से आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट करके कोई भी यदि आपका क्वेश्चन है तो वहां आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी जाके यदि कोई क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, सर जीएसटी पे आप मेरे ये भी वीडियो बनाइए, मुझे इसमें भी दिक्कतें होती हैं। तो हम जरूर आपके कमेंट बॉक्स को रीड करेंगे और एक्शन लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देख के समझ गए होंगे सारे पॉइंट कि क्यों आपके जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।